अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम रोशनियों के शहर कराची में प्रोग्राम कर रहे हैं और जो प्रोग्राम का मौजू है वो जो हमारी माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं, जिन्हें हम शीर ख्वार बच्चे कहते हैं, और उससे ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि छोटे बच्चों में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं, कौन कौन से उनमें ग़िज़ाई किल्लत जो है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ्री वाइटामिन भी दिए जाते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, किस तरह फैलती हैं, और आज की तारीख़ में जो इनके पास रूटीन में बच्चे बीमार होकर आ रहे होते हैं वो कौन सी इन्फेक्शन से होते हैं। तो हमने आज स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर अब्दुल हन्नान नूर को, जो कि फ़िज़िशियन है हिरा मेडिकल सेंटर कराची में। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। तो डॉक्टर साहब, जो सबसे पहले तो आप नाज़रीन को ये बताइएगा कि हमारा जो EPI प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को मुफ्त हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, वो किस किस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त आप पूछते हैं कि मीज़ल्स जो है ना, खसरा, पूरे सिंध भर में बहुत सारे बच्चों की अमवात मीज़ल्स की वजह से हो रही है। खसरा से ये खसरा जानलेवा बीमारी है, ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है, यानी कि एक से दूसरे को बड़ी तेज़ी से लगती है। अब उसमें ये है कि 9 माह का और 15 माह का जो है वैक्सीन होती है बच्चों को, EPI सेंटर में वैक्सीनेशन होती है। प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन करानी चाहिए। और लोग वैक्सीनेशन जो नहीं कराते, जो अनवैक्सीन बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ये खतरा बहुत जानलेवा हो जाता है। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर है। परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले तो वैक्सीन कराएं अपने बच्चों की। बट जो बच्चा इसमें मुतासिर हो जाए, खसरे में मुतासिर हो जाए, तो किसी अच्छे मौलिज को दिखाएं और प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, खसरा के ऊपर तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे। पहले हम पब्लिक को सिर्फ ये बता लें कि जो खसरा की तो एक वैक्सीन हो गई ना, और भी वैक्सीन बच्चों को लग रही होती हैं, हिफाजती टीके लग रहे होते हैं, वो कौन कौन सी बीमारियों से बचा रहे होते हैं? जैसे कि खसरा, रिबूला, उसके अलावा पैदाइश से लेके 15 माह तक जो वैक्सीन होती है, हम छोटा खसरा भी कहते हैं ना। जी, आम जो पब्लिक जो है वो छोटा खसरा के नाम से है, पर कम है, ज़्यादा जो है जानलेवा। मम्स का भी है, वो जो कनपेड़े, वो जो बच्चों के फूल जाते हैं, उसकी भी वैक्सीन है। जी, वैक्सीनेशन होती है। और उसके अलावा तशन्नुज एक ज़माने में हुआ करता था, टेटनस, उसकी भी वैक्सीन है। जी, वैक्सीनेशन। और काली खांसी, पर्टुसिस, वो भी शामिल है। और खुन्नाक, डिफ्थीरिया, जी, डिफ्थीरिया भी शामिल है। जी। और हेपेटाइटिस डिफ्थीरिया भी वायरल है, वो गला जो है पक जाते हैं, वो भी। चलें फटाफट उसके ऊपर बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि वैक्सीन कौन कौन सी बीमारी के खिलाफ अवेलेबल है। हेपेटाइटिस B के खिलाफ भी है? जी जी। अच्छा, और टाइफाइड की भी वैक्सीन? हेपेटाइटिस B के बचाव के वैक्सीन आती है ना, जो महीने महीने के टाइम के साथ वो होता है। अब हेपेटाइटिस B एक वायरल डिजीज़ है। जी बिल्कुल, वो भी फैलता है एक से दूसरे। टाइफाइड की भी डॉक्टर साहब वैक्सीन है हमारे EPI शेड्यूल में। तो नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर हन्नान ने बताया कि काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है वो हमारे EPI सेंटर्स के ऊपर बिल्कुल बिला मुआवजा, बिल्कुल मुफ्त जो है वो बच्चों को लगाई जा रही होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं इसकी तरफ कि आपने मीज़ल्स का जिक्र किया। मुझे हैरानगी ये हो रही है कि मीज़ल्स की वैक्सीन तो 9 माह की उम्र में पिछले 25 साल से लग रही है, तो वैक्सीन लगने के बावजूद भी केसेस आपके पास आ रहे हैं? नहीं, वैक्सीन के बावजूद जो आता है वो इतना रिएक्ट नहीं करता। वो थोड़ा सा होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, थोड़ा सा सुर्ख होता है, वो जल्दी रिकवर हो जाता है। यानी कि जिस बच्चे की वैक्सीन हुई है जी, उसमें मीज़ल जो है वो इतना जानलेवा भी नहीं होता, जानलेवा नहीं होता, शदीद नोयत का नहीं होता। उसको जो है ना आइसोलेशन करें, थोड़ा सा बचाए, बाकी बच्चों से दूर रखें ताकि उन बच्चों को भी ना हो। तो ये आपके ख्याल में डॉक्टर साहब क्यों नहीं लगवाते लोग वैक्सीन? ये तो चले वो बच्चा है ना जिसकी वैक्सीन हो गई। हालांकि अवेयरनेस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दे रही है, और ये बहुत महंगी वैक्सीन है। लोगों को पता भी है कि महंगी, हज़ारों की एक वैक्सीन है जो गवर्नमेंट फ्री में लगा रही है, लोग नहीं लगाते हैं। जब खसरा हो जाता है, उस खसरा अटैक करने के बाद लोग जो है ना उसको डिहाइड्रेशन कवर करने के लिए रिहाइड्रेट नहीं करते। ठंडे पानी से पानी की पट्टियाँ लगानी चाहिए, वो नहीं लगाते।
लोग उसको ऐसे ही मट्टी में, धूल मट्टी में, धूप में छोड़ देते हैं बच्चों को, वो ज़्यादा जो है ना बच्चों का चेहरा लाल हो जाता है और कंटेजियस डिजीज़ है तो दूसरे बच्चों को भी फैलती है, वो बच्चा बाहर निकलता है। उनको आइसोलेट करना चाहिए, मतलब बच्चे को ठंडी जगह पे घर में बिठाना चाहिए और इसमें एस्प्रिन और डिस्प्रिन से बचाना चाहिए बच्चों को। डिस्प्रिन या एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए, इसमें पेनाडोल, ब्रूफेन वगैरह देनी चाहिए या अच्छे मालिज से। बाकी जो चीज़ है वो अगर समझता है एंटीबायोटिक की थोड़ी बहुत नीड है तो देते, वरना कोई हुई। बाकी ये 7 दिन से लेके 14 दिन तक ये जो ना डिजीज़, ये बीमारी होती है। इसमें बच्चे डॉक्टर साहब, इसमें ये मीजल्स एक दूसरे से बच्चे में लग कैसे जाती है, ये भी ज़रा थोड़ा बता दें पब्लिक को। ये वायरस है, टच होने से हवा में फैलती है दूसरे में, एक बच्चे से के दूसरे। सांस के ऋतुक्रम के अंदर वायरस एक फैमिली का बच्चा अगर साथ रहता है, एक दूसरे को टच करते हैं, सांस लेने से, साथ रहने से एक से दूसरे को लगती है। स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चे को अगर है, शुरू के अलामत भी अगर उसको है तो दूसरे को हो सकती है। अच्छा, ख़ास अलामत भी डॉक्टर साहब बताएं कि ताकि माओं को या पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि जनाब ये खसरा है, ये छोटे छोटे दाने कान के, गर्दन के नीचे इधर होते हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आँख नाक बह रही होती है, पानी आ रहा होता है, छींकें आ रही होती है और 102 103 से ज़्यादा बुखार होता है, अनकंट्रोल फीवर होता है, उसमें मतलब ये इसकी अलामतें हैं। अच्छा, यानी कि ये अलामत अगर हैं तो पेरेंट्स का शक जाना चाहिए कि बच्चे को खसरा हो सकता है जी, और उसको फिर दूसरे बहन भाइयों से बिल्कुल अलहदा कर देना चाहिए, जिससे आपने कहा कि दूसरों में भी हो सकता है। और स्कूल के लिए क्या करें, स्कूल के लिए कुछ दिन के लिए? हाँ, स्कूल की जो तकरीबन 2 हफ्ते की छुट्टी करानी चाहिए बच्चों को फिर जब। अच्छा, आपके पास एक खसरा में मुब्तला बच्चा आता है डॉक्टर साहब, अब आप उसका इलाज कैसे करते हैं? उसको सिर्फ ORS, पेनाडोल, ब्रूफेन वगैरह देते हैं और उसको हिदायत करते हैं डॉक्टर्स जितने भी, वो कहते हैं कि भाई अपने बच्चे को घर में हिफाजत से उसको संभाल के रखें। बाकी उसको जो उसकी नौयत होती है तबीयत की, उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। यानी कि जो अलामत होती हैं उनको रफ़ा करने के लिए जी, लेकिन वायरस को किल करने के लिए हमारे पास दवाई कोई नहीं है। जैसे बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो तो हम एंटीबायोटिक दे देते हैं, तो मीजल्स चूँकि वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है तो उसके खिलाफ एंटीबायोटिक काम नहीं करती। नहीं, एंटीवायरल इतनी जो है ना इफेक्टिव नहीं है। इसमें बेहतर है कि वो, पहले मैंने कहा कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, बेहतर है कि बाद में बंदा इलाज कराए, इससे बेहतर है पहले एहतियात करे और अपने बच्चों को टाइम से वैक्सीन कराए। वैक्सीन ज़रूरी है, जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं होती उनको, उनकी जान को ख़तरा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी राय में क्या वजह है कि मीज़ल्स की वैक्सीन क्यों मिस हो जाती है? देखिए, आपने बताया कि 9वें महीने पे लगनी है और फिर 15 माह का जब बच्चा हो जाएगा उस वक्त लगनी है, तो ये वाली वैक्सीन मिस किस तरह? बाज़ औक़ात किसी बच्चे को अगर वैक्सीन होती है तो उसको बुखार होता है, तो बुखार ज़्यादा होने से बच्चे को फिट्स वगैरह हो जाते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि ये फिट्स वैक्सीन की वजह से वो झटके पड़े हैं, बुखार भी हुआ है। तो हम माँ और बाप ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, उनको शऊर नहीं होता, वो कहते हैं अवेयरनेस नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कि भाई बोलते हैं भाई हमारे बच्चे को वैक्सीन नहीं करानी। अच्छा, DPT तो बड़ी बदनाम वैक्सीन है इस मामले में पब्लिक के अंदर, हालांकि बहुत ज़बरदस्त है और पिछली सदी से चल रही है हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में चल रही है। उसमें भी डॉक्टर साहब मतलब थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है। इसका मतलब वैक्सीन के साथ अगर बुखार हो जाए तो कोई दिन घबराने वाली बात नहीं है। आप सिंपल जो है वो पैरासीटामोल सिरप आता है, ब्रूफिन का सिरप आता है, वो दें तो सेटल हो जाता है। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये एक वजह बनती है। ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी चाहिए, ORS पिलाना चाहिए, पेनाडोल, ब्रूफिन वगैरह देना चाहिए, उससे बच्चे का बुखार इंशाल्लाह आस्ते से रिकवर हो जाएगा। 14-15 दिन लगते हैं खसरे के बुखार को कम होने में। आँखें लाल हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं, जिस्म पूरा लाल सुर्ख हो जाता है और दाने आ जाते हैं, छोटे छोटे पानी वाले दाने हो जाते हैं। अच्छा, इन दानों के ऊपर डॉक्टर साहब लगाने के लिए कोई क्रीम कुछ भी नहीं लगाना होता है। बाज़ औक़ात कोई आँख वगैरह कोई ख़राब हो जाती है तो उसके लिए ट्यूब्स, ऑइंटमेंट वगैरह डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, वो तो उसके नौयत के हिसाब से होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम श्योर कि आपके पास जो पेरेंट्स आते होंगे उनको बड़ी गलत फहमी होती होगी, वो ज़्यादातर आम पब्लिक का जो तासुर है या गलत फहमी उनके जहनों में होती है कि बच्चे को बुखार है ना तो उसको नहलाना नहीं है। नहीं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहलाना है बिल्कुल, बच्चे को डरना नहीं चाहिए। नहीं, नहाने से कोई मना नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा है नहलाना। नहलाने से बुखार कम होगा, जिस्म ठंडा होगा,
सफाई होगी। उसी तरह ना डॉक्टर साहब, और गाड़ी नहलाना चाहिए गाड़ी अगर बच्चे। गर्म हो गई है, रेडिएटर में पानी नहीं है, तो आप पानी ही डालेंगे ना जी, उसको ठंडा करने के लिए। तो नाज़रीन, डॉक्टर हनान ने बड़ी अहम बात की है। ज़्यादातर हमारे वालिदैन, ख़ासतौर पर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका ख्याल ये होता है कि जी बच्चे को बुखार है तो इसको सर्दी से बचाना है, इसको पानी नहीं लगाना, इसको नहलाना नहीं है। तो डॉक्टर हनान के मुताबिक सबसे बेहतर तरीका जो होता है बच्चे का बुखार तोड़ने का, वो ये है कि आप नॉर्मल पानी के से नहला दें उसको, जी। और पूरे जिस्म पे जब पानी जाएगा तो एकदम उसका बुखार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बेहतर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हमारी जो ईपीआई प्रोग्राम के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करूं, जिसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है, सिंध गवर्नमेंट भी शामिल है, तो कुछ वाइटामिन वगैरह भी बच्चों को दिए जाते हैं डॉक्टर साहब? फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट कैप्सूल आते हैं बिल्कुल विटामिन मुफ्त। ए के। जी, विटामिन अच्छा, से कैप्सूल होते सिरप हैं भी इसके? आती है, कैप्सूल गवर्नमेंट कैप्सूल देती है, विटामिन ए का सिरप आता है। अच्छा, तो ये किस एज में बच्चे को आमतौर पे दिए जाते हैं? 9 माह से 15 महीने तक सिरप देंगे? तकरीबन जी। बाकी जो विटामिन ए के कैप्सूल है वो उनकी एक ईपीआई पूरा प्रोजेक्ट है, बाकायदा दिया गया है, शऊर दिया गया है। जिन जिन लोगों को जैसे वैक्सीन के लिए लोगों को बताया गया, कैप्सूल के लिए भी ऐसे ही बताया गया है। उस टाइम से डॉक्टर जब एडवाइस करते हैं, ईपीआई सेंटर से जब वालिदैन टच रहेंगे तो उनको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती है। मैं यहाँ पर ये मैसेज दूंगा कि लोगों को ईपीआई सेंटर से टच रहना चाहिए। जो हज़ारों के कैप्सूल और हज़ारों की वैक्सीन महंगी, ये जो है ना बच्चों अपने बच्चों को दें। और लोग समझते हैं ये चीज़, ये सरकवायद, ये चीज़ें जो वैक्सीन हुई, कैप्सूल हुए, महंगे हैं। बाकी चीज़ें गवर्नमेंट की सस्ती होंगी तो होंगी। ज़िंदगी बचाने वाली वैक्सीन तो इम्पोर्टेड होती हैं डॉक्टर इम्पोर्टेड है। साहब, इस वजह से बाहर अगर आप प्राइवेटली लेते हैं तो बहुत महंगी हैं। तो हम आवाम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को। हर वक्त हम तनकीद ही देखते हैं कि अवाम तनकीद कर रहे होते हैं, जी अस्पताल में ये दवाई नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, लेकिन जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, जैसे आपने कहा कि इम्पोर्टेड वैक्सीन होती हैं और महंगी होती हैं, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और बढ़ चढ़ कर बच्चों को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम शेड्यूल की अगर बात करें तो 1.5 से 2 माह की उम्र में बच्चे को पहली डीपीटी और हेपेटाइटिस बी और गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लग जाती है। फिर 2.5 से 3 माह पे दूसरी, फिर 5 से 6 माह पे तीसरी लग जाती है। मीज़ल्स की बारी आती है 9 महीने के ऊपर। जो मेरी ज़ाती राय में, जो मैंने और भी कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि जो हिफाजती टीकों का शेड्यूल है ना, वो बस 6 महीने पे कंप्लीट हो गया है। 9 महीने के ऊपर उनको शायद याद नहीं रहता, और 15 महीने वाला वैसे ही वो कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया, अब क्या ज़रूरत है। आपका क्या तजुर्बा कहता है? ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। 9 महीने वाला वैक्सीन जो है ना वो ज़रूरी है। वो है ही मिज़ल्स का खतरे का, 15 महीने का भी मिज़ल्स का खतरे का। वैक्सीनेशन पूरी कंप्लीट करानी चाहिए। काली खांसी के वैक्सीन होते हैं, बीसीजी वगैरह, टीबी की जो है, टीबी वगैरह के वो होते हैं। वो ऐसे तो ये और बहुत सारे जो रिबुला शिबुला के वैक्सीन आती हैं, तो वैक्सीनेशन इज़ मस्ट। जी, असल में लोगों का तासुर ये होता है कि जब बच्चा बहुत छोटा है ना, पहले 6 महीने में जो वैक्सीन लग गई है ना, 2-2 महीने के वक्फे से लोग वो लगवा लेते हैं। 9 महीने का ज़रा बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, और 1.5 साल 1.25 साल का तो वैसे ही काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो लोग शायद इस वजह से भी नहीं लगवाने आते कि एक वैक्सीन लगनी है और बच्चा शायद बस हो गई है कंप्लीट। ये भी एक वजह मेरे मुशाहिदे में आई है कि लोगों में बनती है। 5 साल तक बच्चों को बूस्टर भी तो लगना है। जी, पोलियो के खतरे के हवाले से ये भी अवेयरनेस जो है लोग समझते हैं हमारे बच्चा बड़ा हो गया है, 3 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो गया, पोलियो के खतरे नहीं पिलाते, वो भी एक लॉस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा कई हमारे जो ज़रा थोड़े से पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर लोगों में ये भी तासुर होता है जी पोलियो के कतरे जो है ना, ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए दिए जाते हैं। इस पर भी ज़रा कोई बताएं ना लोगों को कि ये कितने ज़रूरी हैं। पोलियो से बच्चा माजूर होता है। लोग पता नहीं क्यों ये चीज़ समझते नहीं है कि भाई हमारा बच्चा अभी पोलियो के कतरे पी लेगा, माजूरी से बच जाएगा। तो जो अपने बच्चे को प्यार करते हैं उन लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को बाकायदा टाइम से वैक्सीन कराएं, पोलियो के कतरे पिलाएं और इन ख़तरनाक जानलेवा बीमारियों से माजूरी से बचाएं अपने बच्चों को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पोलियो की वजह से जो माजूरी हो जाती है, इसका कोई इलाज होता है या ये ला इलाज है? ला इलाज, पूरी ज़िंदगी उसने तो ला इलाज है, अपाहज बन के रहना है कि भाई बेहतर है उसके लिए भी। जिसको पोलियो के कतरे जिसने नहीं पिए, बुखार आ गया, पोलियो हो गया, वो हमेशा के लिए माजूर हो गया। जी डॉक्टर नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब की जो बात है
डॉक्टर हनान की कि पोलियो के कतरे अभी भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट घर घर जाकर मुफ्त पिला रही होती है और लोग रेजिस्ट करते हैं, मज़ाहमत करते हैं। उनके पता नहीं कुछ और तस्वुरात होते हैं कि पता नहीं फैमिली प्लानिंग के ड्रॉप्स हैं जो आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो बिल्कुल इस तरह ना सोचें, क्योंकि खुदा ना खासा पोलियो हो गया तो फिर जो माजूरी होगी वो सारी ज़िंदगी के लिए है, सारी ज़िंदगी के लिए बच्चा आपका माजूर हो जाएगा। तो एक फ्री सर्विस आपको दी जा रही है और डॉक्टर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि बच्चों को ज़रूर पिलवाएं, और ये भी ना सोचें कि ये बड़ी उम्र के बच्चे हैं अब तो ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है वो बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी होती है, वो बूस्टर डोजेज़ होती हैं जो कि जिनकी ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अब हम उसकी थोड़ी सी मम्स की बात कर लें, कनपेड़े, इसमें क्या ये मतलब सूजन सी हो जाती है, ये भी उसी तरीके से फैलता है, ऐसा मीजल्स फैल रही है? भी, रिबूला भी। अच्छा, तीनों एक ही तरीके से फैलते हैं? वायरल है ये भी, वायरल डिजीज, वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। ये भी कॉन्टेजियस डिजीज है, और बच्चे के छींकने से, खांसने से एक दूसरे में वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑल राइट। अच्छा, इनका भी अगर हम इलाज देखें तो जिस तरह मीज़ल्स का आपने बताया कि चूँकि कोई वायरस का इलाज नहीं होता खातिर खा, तो छोटा खसरा या रुबेला और मम्स जिसे हम कान पेड़े कहते हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड सूज जाते हैं, इसमें भी जो मैनेजमेंट या इलाज वही होता है कि आपने बुखार को कंट्रोल करना है? डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, बुखार ज़्यादा होता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, गले ख़ास तौर पे ये पक जाते हैं, मम्स हो जाते हैं। तो ये इसका भी यही है कि भाई एहतियात करना चाहिए, पेनाडोल, ब्रूफेन वगैरह देनी चाहिए। बाकी अपने मॉलेज से अगर वो बेहतर समय तक कुछ और अलामत आती हैं तो एंटीबायोटिक वगैरह ऐड करते हैं, वरना ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो डॉक्टर साहब एक मैं स्टडी पढ़ रहा था कि जितनी हमारी वैक्सीन EPI में हैं वो 98% तक बच्चों को महफूज कर देती हैं। तो इसका मतलब है कि आजकल आपके पास जो केसेस आ रहे हैं, चाहे वो मीज़ल्स का हो, खसरा का हो, मम्स का हो, कनपेड़े, या रुबेला का हो, जिसे हम छोटा खसरा भी कहते हैं, उसमें भी उसी तरह के दाने होते हैं। इसका मतलब है कि वो जो केसेस आ रहे हैं वो हैं जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाई हुई, ज़्यादातर केसेस वही होंगे। इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐड कर दूं कि अब जिस बच्चे को खसरा हो जाता है, ख़ास तौर पे रूरल एरिया, हमारे गांव गोठों में, तो वो समझते हैं कि कोई अजीब एक बात है, आप हैरान हो जाएंगे। बताइए ना, मैं हैरान होना चाहता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे कि जब किसी बच्चे को खसरा निकलता है तो वो लोग कहते हैं कि बनिए को, सिंधी में बोलते वाणियों के दिखार। अच्छा। बनिए को दिखाना, बनिया चाहे डॉक्टर हो, चाहे डॉक्टर ना हो, चाहे क्लिनिक करता ना हो, चाहे दुकान राशन वाला हो, उसको उसके चेहरा दिखाने से, या वो पानी के छींटे, छंडो हड़ंदा सिंधी में बोलते हैं, तो अच्छा। वो छींटे मारते हैं, वो मारता है, कहते हैं अब ये इस बीमारी को बोलते हैं ये हिंदू है। बीमारी हमारे बहुत सारे जी बीमारी हिंदू लोग कहते हैं, बीमारियों के भी मतलब मजहब होते हैं, मतलब ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख बीमारी है। मेरे खुद दोस्त बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, वो खुद कहते हैं कि भाई ये इस बीमारी को हमारा रिश्तेदार बनाया गया, वैसे ऐसा है नहीं। वो खुद हैरान होते हैं। ये वाली बात सुन के आप और नाज़रीन जो सब, हर कोई हैरान होगा कि हमारे गांव गोठों में बहुत सारा आजकल ऐसा रुझान है, कहते हैं ये हिंदू है, और एक वो हिंदू डॉक्टर के पास जाओ, राशन वाले के पास जाओ, पानी के छींटे मारेगा और ये ख़त्म हो जाएगी। कोई इसकी दवाई नहीं लेनी है, कोई इसका वो नहीं करना है। या बाद औक़ात ऐसे करते हैं कि अपने आप कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह बोलते हैं ये पिला दें। हालांकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाद औक़ात देखा गया है, बताया गया कि भाई ये बीमारी है वायरल डिजीज़ है। ये खुद अंग्रेज़ों ने तशख़ीस किया है, वो भी तो हिंदू है। अब उनके बच्चे को, हिंदू के खुद के बेटे को अगर हो जाए तो वहाँ वो कहाँ ले जाए इस बीमारी हिंदू को। ये चीज़ अवेयरनेस ये देना ज़रूरी है, ये मैसेज है मेरा एक, लोगों को ये बताना चाहिए कि ये कोई हिंदू बीमारी शीमारी नहीं है, ये एक वायरल डिजीज़ है, इसके बचाव की वैक्सीन है, वो कराएं और अच्छे डॉक्टर अपने मौलिज से इलाज कराएं, डॉक्टर से, जो अच्छा डॉक्टर हो वो इसका अच्छी ट्रीटमेंट करेगा। बाकी किसी की करामात पे ना आए। ये इस तरह तो मेरे ख्याल में कोई आपके उसमें ईमान में भी शायद कोई वो खलल ना आ जाए। एग्जैक्टली। अब देखना, बहैसियत मुसलमान जी मीजल्स को कह रहे हैं कि ये हिंदू बीमारी है जी, और इसका इलाज हिंदू बनिया करेगा। हाँ, तो उसके चेहरे की करामत पे जब हम आएंगे ना, तो मेरे ख्याल में, मैं तो कह रही इस्लाम में बड़ा वो तो फैसला नहीं दे सकता, मगर इतना ये कहता हूँ हो सकता है ईमान में खलल हो कि एक करामत पे, हिंदू की करामत, चेहरे की करामत, शिरक हो गया डॉक्टर साहब, ये तो कि सीधा बच्चा हिंदू बंदे को देखेगा,
اور وہ بندہ بچے کو دیکھے گا اور یہ بیماری لوٹ جائے گی، یہ ہے ہی ہندو، اس کے پاس اس میں کنورٹ ہو جائے اور وہ گی. کوئی چھینٹے بھی مارتا ہے بچے پہ. چھینٹے بھی بعض اوقات ہمارے بہت سارے پریکٹیشنر بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی یہ چیز کرتے ہیں. میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے کہ وہ پانی کا گلاس ایسے ہاتھ پہ گرا کے بچے کو، بھائی میں نے چھینٹے مار دی، 1000 روپے دے دو. ایک چھینٹ مارنے جی کا. چھینٹ مار، پھر آپ نے وہ ڈاکٹر خود صاحب ہی یہ کوئی تو پھر دوائی ووائی سب سے اچھا پیراسٹامول کاروبار ہے کی. پاکستان میں. چھینٹے میں 100 چھینٹے مار کے 1 لاکھ روپے بنا لوں. جی تو آسان سی بات ہے یہ ویسے چیز تو. بھی چل رہی ہے، تو اس میں لوگوں میں یہ شعور آنا چاہیے. وہ اس میں تو پھر یہی کہیں گے کہ مرید جتنا بے وقوف ہوگا اور پیر اتنا ہی پہنچا ہوا ہوگا. جی ہمارے لوگوں پاکستان میں جتنا صرف شعور جہالت کی نہیں وجہ ہوگا سے تو یہ جو نوسر باز ہیں پوری ہمارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جو کویکس ہیں عطائی ہیں، یہ صرف جہالت کی وجہ سے ان کی دکانداری چل رہی ہے. جی جی بالکل. ادروائز کوئی ذی شعور یا پڑھا لکھا بندہ ہو تو کس طرح بلیو کر سکتا ہے کہ جناب میزل جو ہے لوگوں وہ میں اویئرنیس ہونا ہندو بیماری چاہیے ہے. تو کہ بھئی بیماری کو بھی ہندو کہہ دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی کرامت پہ جانا بہت بڑا یہ ایک گناہ بھی ہے. اللہ اللہ کے رسول ناراض ہوں گے. بھئی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے، کہ بنیے کہ خود کے بیٹے کو جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، اگر اس کے بچے کو ویکسین نہیں ہوئی، اگر اس کو یہ خسرہ ریئیکٹ کر گیا، اس کی آنکھیں لال ہو جائیں، اس کو بخار ہو جائے، اب اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تم یہ کر رہے تھے، اپنے بچے کو صرف چھینٹے مارو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاکستان میں تو ہر طرح کی اقلیت موجود ہے نا. عیسائی بھی ہوں گے، سکھ بھی ہیں، تو ان کے بچوں کو اگر میسلز ہو گیا تو وہ بھی ہندو بیماری ہے. وہ لوگ خود حیران ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر بھی حیران ہوتے ہیں. یہ ہندو انگریز خود حیران ہوگا یہ بات جب سنے گا، بولے گا یہ اس پہ ہم نے ریسرچ کی ہے، میزلس پہ ہم نے ریسرچ کی ہے، اس میں ویکسین ہزاروں لاکھوں روپے کی ویکسین دریافت کی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ دریافت کی ہے، اور یہی لوگ بولیں کہ یہ ہندو ہے، ان کی رشتہ دار ہیں انگریزوں کی بیماری. تو یہ عجیب حیران کن بات ہے. اور بھی کچھ بتائیں ڈاکٹر صاحب. سندھ میں ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے، اندرون سندھ کے اندر، کہ وہاں پر اور کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں بچوں کی، یا متس کیا کیا چل رہی ہیں، غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں کیا پالی ہوئی ہیں؟ اس طرح کے تو آپ سوال کریں گے، اس کا میں جواب وہ دوں گا، پر یہ مثال کے طور پہ اب ویکسین کی بات آتی ہے، کسی کو کوئی چیز چک کاٹتی ہے، ڈوگی ہو، انسان ہو، یا کوئی بھی شیپ ہو، کسی بھی چیز کے دانت کا اگر چک پڑتا ہے اس کے لیے بھی ATS لگتا ہے. روڈ پہ کوئی گرتا ہے، ایکسیڈنٹ روڈ ہوتا ہے، پکے روڈ پہ کوئی گرا ہے، اس کے لیے بھی ATS لگتا ہے. کوئی لوہے والی کیل یا کوئی چپ لوہا گئی ہے لگ اس جی، میں تو وہ اس میں بھی بڑا نقصان ATS اور ہوتا ہے. ٹیٹنس کی ویکسین دی ٹیٹنس جاتی کی ہے. ویکسین ہوتی ہے، وہ بھی لوگ نہیں کراتے، وہ کرانا چاہیے. اس میں فوری اس میں فرسٹ ایڈ وہ دینا چاہیے. یہ بھی اویئرنیس ہونا چاہیے لوگوں میں کہ بھی ٹائم سے اس کی بھی یہی والی ویکسین ATS وغیرہ لگتا ہے، ٹیٹنس کا ٹیکہ گورنمنٹ میں فری لگتا ہے، پرائیویٹ میں 100 روپے کا 150 روپے کا ہوگا. بیلا ہے، اس کی منیمم کس ایج پہ ہو سکتا ہے اور میکسیمم کس ایج کے بچے کو متاثر کر سکتا ہے؟ یہ کوئی ہے ہمارے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن؟ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ بچپن میں پھر اس کا مطلب ہے ویکسینیشن جو ہے وہ کروانا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بڑی دلچسپ آپ سے گفتگو ہوئی. اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارا موضوع تھا خسرہ اور دوسری دیگر بیماریاں جو ویکسین سے جن سے ہم تحفظ دے سکتے ہیں بچے کو، اس کے اوپر آپ کیا ٹیک ہوم میسج دینا چاہیں گے پلیز؟ اپنے بچوں کو ٹائم سے ویکسین کرائیں اور EPI سینٹر سے رجوع ہو جائیں، اور اچھے EPI سینٹر سے اپنا بچوں کے کارڈ بنوائیں اور ٹائم ٹو ٹائم ان لوگوں سے تعلق رکھیں. ویکسین کا ایک ٹائم جہاں تک ہے، مثال کے طور 15 ماہ تک ویکسین 9 مہینے میں لگتی ہے، 15 مہینے میں لگتی ہے، وہ پیدائش سے لے کے 15 ماہ تک لگے، جہاں تک اس کی ٹائم ڈیوریشن ہے اس میں ہمیں تعلق رکھنا چاہیے، مطلب رجوع ہونا چاہیے ہمیں EPI سینٹر سے. EPI سینٹر والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس ویکسین کو جو اس کا ٹیمپریچر ہے اس پہ مینٹین رکھیں. بعض اوقات ایسے نقصانات ہوئے ہیں کہ جیسے چلے گئے اس میں آئس کیوب نہیں ہے ویکسینیشن کے، بھئی بجلی آج کل لائٹ کا لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کا، اس کا ٹیمپریچر صحیح مینٹین نہیں ہوگا. ایک میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں اپنے حساب سے، باقی ریسرچ کا ان کو پتہ ہوگا کہ تقریباً ٹیمپریچر سے اگر اس کو زیادہ ٹیمپریچر مل گیا، ویکسین اپنے اثر جو ہے نا وہ نہیں کرے گی. ویکسین کا بھی ایک نفع اور نقصان ہر چیز کا ہے.
آخر میں ناظرین میں ڈاکٹر عبدالحنان نور صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی دلچسپ، حیران کن اور تشویشناک باتیں بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائیں کہ اندرون سندھ کے اندر جناب خسرہ کو جو ہے وہ ہندو بیماری سمجھا جاتا ہے، یا کان پیڑے اگر ہو گئے ہیں، روبیلا مامسس انفیکشن کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں جوتا رکھ کر اس کا علاج ہوتا ہے. تو یہ تمام جو ہیں یہ بالکل بوسیدہ قسم کے نظریات ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، سائنس کے مطابق نہیں ہے. اور ہمارے جو ریلیجن ہے اس کے کوئی بھی ریلیجن کسی بیماری کو کوئی اپنا ریلیجن اپنا نام نہیں دیتا کہ جناب یہ ہندو بیماری ہے، یہ سکھ بیماری ہے اور یہ عیسائی بیماری ہے. تو یہ تمام جو خرافات ہیں یہ نکال دیں، اور ہمیشہ جب بھی بچے میں کوئی اس طرح کی پرابلم ہو تو اپنے قریبی جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کم از کم MBBS کیا ہو اس کے پاس بچے کو لے کر جائیں. ان تمام جگہوں پر جا کر نہ صرف یہ کہ آپ بچے کی صحت سے کھیل رہے ہیں بلکہ الٹا آپ پیسے بھی اس پہ خرچ رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر حنان آپ کا کہ آپ نے اتنی اچھی معلومات شیئر کی. امید کرتا ہوں کہ ناظرین آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.